दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। बिहार के ग्राउंड जीरो के मूड को समझने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए पटना से हाजीपुर होते हुए मैं आ पहुंची हूं छपरा रेलवे स्टेशन के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर दिन भर गहमा गहमी रहती है और चुनावी चर्चा भी जोरों से होती है। आज की क्या रही बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले आज बिहार में राजनीतिक हलचल सबसे बड़ी क्या रही वो देख लेते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हारने के लिए इस बार नहीं लड़ रहे हैं, इस बार लड़ रहे हैं तेजस्वी जी बिहार में बदलाव के। जिस व्यक्ति को नौकरी और रोजगार में अंतर नहीं पता हो, उसका विजन है, इनको अपने विजन का रिवीजन करने की जरूरत है। बटेंगे तो कटेंगे, भारतीय जनता पार्टी का ये सुपरहिट चुनावी नारा क्या बिहार के इलेक्शन में भी एंट्री लेने वाला है? दरअसल ये वाला नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया तो यूपी के सरजमी पर ही है, लेकिन इसकी गूंज बिहार तक सुनाई दे रही है। इसके पहले कि आरजेडी और कांग्रेस इसको लेकर तंज कसते, सवाल उठाते, उसके ठीक पहले जेडीयू ने ही स्पष्ट कर दिया कि बिहार में इस तरह के नारे की कोई जगह नहीं है। अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, अगर यहां पर चुनावी रैलियां लगी, कार्यक्रम हुए और इस नारे को दोहराने के लिए वो फिर यहां से आते हैं, तो क्या जेडीयू इसको लेकर उन्हें रोक पाएगी? ये रिपोर्ट देखिए। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुत्सित चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान अपने सूबे के जिला जालौन में दिया, लेकिन इस पर सियासी घमासान पड़ोसी राज्य बिहार में मच गया है। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे को विरोधी बांटने वाला करार देते हैं, जबकि सत्ता के समीकरण और धर्म जाति के चुनावी रसायन की गहरी समझ रखने वाले इसे बीजेपी के कोर वोटर को रिचार्ज करने वाला फॉर्मूला मानते हैं। बटे थे तो बटे थे, एक रहेंगे। चूंकि इन दिनों बिहार का मौसम चुनावी है, ऐसे में सीएम योगी ने ये नारा भले ही अपने राज्य में लगाया और लगवाया, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया की बारिश बिहार में होने लगी। सबसे पहले बीजेपी की सहयोगी जेडीयू की जुबानी फुहार महसूस कीजिए। तो बटने और कटने की पॉलिटिक्स बिहार में नहीं हो सकती है जब तक नीतीश कुमार जी का शासन है। सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं, कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है उस पर कार्रवाई भी होती है। सर्वधर्म संभाव वाले विचार से हम सभी लोग पीड़ित हैं। बेशक नीतीश कुमार की छवि ऐसी ही रही है, बिहार की चुनावी राजनीति में भी हिंदू मुसलमान से ज्यादा जातीय दांव ही चलता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब की बार बिहार में भी चलेगा बटेंगे तो कटेंगे, और क्या बीजेपी की सहयोगी जेडीयू इसकी इजाजत देगी? ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि सीएम योगी यकीनन बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। ऐसे में सवाल ये भी है
कि क्या वो खुद पड़ोसी राज्य के चुनावी मंच से अपने पसंदीदा नारे को दोहराने से रोक पाएंगे। सीएम योगी का ये नारा मतदाताओं के मन में कितनी छाप छोड़ता है, इस नारे का मतदान पर कितना असर होता है, इसका हालिया हिसाब भी आपको बताएंगे। अभी आप सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे पर बिहार के विपक्षी दलों की सियासी राय सुनिए। नहीं, क्योंकि उनके पास अपनी उपलब्धि के लिए कुछ भी नहीं है। 20 साल में बिहार का सत्यानाश हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। तो अब इनके पास सामाजिक तनाव पैदा करने के अलावा, उन्माद पैदा करने के अलावा, पोलराइजेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब ये लोग खुद हटेंगे, बटेंगे कटेंगे नहीं, ये लोग खुद हटेंगे। 27 में योगी जी का ये विदाई हो जाएगी और बिहार में तो विदाई होने ही वाली है। ये जो डिविसिव एजेंडा है, ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, ये जो लड़वाने की राजनीति, ये बिहार में नहीं चलेगी। सीएम योगी ने यूपी के जालौन में समाजवादी पार्टी पर जुबानी कटाक्ष चलाते वक्त बटेंगे तो कटेंगे के नारे को दोहराया। इस पर अब यूपी की विपक्षी पार्टी ने भी सवाल दाग दिया है। समाज को बांटने का काम करना चाहते हैं, वो होगा नहीं। समाज पूरी तरह से समझ चुका है और इन्होंने सालों में कोई काम किया नहीं। सीएम योगी यूपी में 80 और 20 का नारा भी दे चुके हैं। इस नारे को भी विपक्ष हिंदू मुस्लिम आबादी के अंक गणित से जोड़ते हुए ध्रुवीकरण का जुबानी फॉर्मूला बताता है। चूंकि बिहार में हिंदू 82% और मुस्लिम करीब 18% हैं, ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या बटेंगे तो कटेंगे से बीजेपी के पक्ष में 82% हिंदुओं की गोलबंदी होगी। ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन सच ये भी है कि बिहार में धर्म कम और जाति के नाम पर ध्रुवीकरण ज्यादा होता है। वैसे कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के चुनावी नतीजों में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नैरेटिव का भी योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में 23 रैली की, इनमें से 20 सीट पर बीजेपी को जीत मिली। इस तरह से सीएम योगी की रैली की सफलता दर 87% रही। हरियाणा में सीएम योगी ने 14 रैली की, इनमें से 9 सीट पर बीजेपी जीत गई। इसी तरह से उनकी रैली का स्ट्राइक रेट रहा 64%। जबकि दिल्ली में यूपी के सीएम ने 6 रैली की, इनमें से 4 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी, यानी योगी की रैली की सफलता दर करीब 67% रही। अब सवाल ये है कि क्या सीएम योगी बिहार में भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाएंगे और क्या इस नारे से पुरानी सफलता को दोहराएंगे? जवाब के लिए 14 नवंबर का इंतजार करिए, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति में इस पर बवंडर से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये नारा बिहार की सरजमीं पर योगी आदित्यनाथ के जरिए कब एंट्री लेगा, इसका कितना असर पड़ेगा, लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सीटों के बंटवारे की, जिसको लेकर आज पूरे दिन रूठना और मनाना ये दौर जारी रहा। चाहे एनडीए हो या फिर हो महागठबंधन, दोनों ही अभी तक पूरी तरह से तय नहीं कर पाए हैं कि किसके हिस्से में कितनी सीटें जाएंगी और रूठने का दौर जारी है। ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने हक में करने की कोशिशें, कवायदे भी जारी हैं। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि एनडीए में एक फॉर्मूला तय किया गया है, जिसमें जेडीयू 102 सीटों पर, बीजेपी 101 सीटों पर, चिराग पासवान की पार्टी 25 सीटों पर, हम 8 सीटों पर और आरएलएम 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। देखिए, दिल्ली में एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ उनके घर पर नित्यानंद राय की 24 घंटे में चौथी बैठक। वहीं पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बंगले पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की एक और मुलाकात। इन दो तस्वीरों से आज संदेश निकला कि बिहार में सीटों को लेकर एनडीए में जो गांठ पड़ी हुई थी वो अनलॉक हो चुकी है। सहयोगियों के बीच सेटलमेंट लगभग हो चुका है और अगले 24 घंटे में एनडीए की ओर से सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। सीट शेयरिंग पर दिल्ली से पटना तक दिन भर की माथापच्ची के बाद सभी एनडीए नेताओं की जुबान पर एक ही लाइन थी, ऑल इज वेल, और 24 घंटे की लाइन भी इन्हीं बैठकों से आई। हमारी सूची आएगी कैंडिडेट की कल में, अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, कल सूची आ जाएगी, कैंडिडेट की सूची आ जाएगी। सीट शेयरिंग छोड़ दीजिए ना, सहयोगी मान गए सब, ऑल इज वेल। निश्चित तौर पर कल हम समझते हैं 10-11 बजे तक सब हम लोग क्लियर हो जाए। कोई नाराज नहीं, मोहब्बत भरा संघर्ष होता है हमारे यहाँ, कहीं नाराजगी नहीं। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी, जेडीयू, चिराग, मांझी और कुशवाहा के बीच सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। इसके मुताबिक जेडीयू सबसे ज्यादा 102 सीटों पर और बीजेपी 101 सीटों पर लड़ेंगी।
तीसरे नंबर पर चिराग की पार्टी एलजेपीआर होगी, जिसे 25 सीटें मिलेंगी, जबकि जीतन राम मांझी हमको 8 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को 7 सीटें दी जाएंगी। एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच चिराग पासवान को लेकर फंसा हुआ था, जो 35 से 40 सीटों पर अड़े हुए थे, लेकिन बीजेपी की 2 दिन की कसरत बेकार नहीं गई। चिराग ने भी खुद संकेत दे दिया कि उनका सम्मान कहीं नहीं गया, सुरक्षित है। बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। यहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीटों का सस्पेंस सुलझाने में महागठबंधन अभी पीछे है। आज भी तय नहीं हो पाया कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेंगी। आरजेडी आज भी उसी टेंशन से जूझती रही कि अगर वो सारे सहयोगियों को मुहम्मा की सीटें दे देगी तो फिर उसके पास लड़ने को क्या खास रह जाएगा। गाड़ी अटकी हुई है। सूत्र के हवाले से खबर है कि कांग्रेस कम से कम 58 सीटों पर लड़ना चाहती है, पर तेजस्वी उसे 52 से 55 सीटें देना चाहते हैं। मुकेश साहनी की मांग 60 से घटकर 30 तक पहुंच गई है, लेकिन उन्हें 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं। सीपीआईएम 30 सीटों पर अड़ी हुई है। उसने आरजेडी का 19 सीटों का ऑफर ठुकरा दिया। जेएमएम 12 सीटें मांग रही है, जिसे आरजेडी ने साफ कर दिया है कि 2 सीटों से ज्यादा नहीं दे पाएगी। हालांकि इसके बावजूद महागठबंधन दावा कर रहा है कि 48 घंटों में सब कुछ साफ हो जाएगा। सहयोगी पार्टी हर जगह सहयोग करेंगे। एक एक सीट पर बात हो रही है, कौन सीट पर कौन लड़ेंगे, इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यूं ही नहीं कि कोई लड़ा दिया, हम हारने के लिए इस बार नहीं लड़ रहे हैं। तो सीट शेयरिंग अंतिम दौर में है, कल से परसों तक सारा घोषणा होगा। लेकिन सीट बंटवारे में हो रही देरी अब दावेदारों की बेचैनी बढ़ा रही है, क्योंकि आज से नामांकन का वक्त शुरू हो गया है। टिकटों का जल्दी से फैसला करने का दबाव बनाने के लिए आरजेडी के कई दावेदारों ने आज भी राबड़ी देवी के बंगले पर जाकर हंगामा किया। दावेदारों की चिंता है कि सीटें लॉक होने में इतनी देर न हो कि फिर तैयारी में बहुत देर हो जाए। और अब बात करेंगे सीएम फेस की। वैसे तो महागठबंधन ने ये तय किया था कि किसी को भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर काफी ज्यादा हिचकिचा रही थी। आपको याद होगा, राहुल गांधी से ये सवाल पूछा गया था तो पूरा गोल गोल बिहार उन्होंने घुमा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी के नाम को आगे नहीं किया गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मान मनोबल के बाद कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार हो गई है और जल्द ही तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार के तौर पर किया जा सकता है। तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ विपक्षी दलों के नेताओं को आरजेडी में शामिल करा रहे हैं। वो बिहार के चुनावी माहौल में हर घर सरकारी नौकरी का वादा कर सबसे बड़ा दांव चल चुके हैं। आरजेडी कह रही है कि अब की बार तेजस्वी सरकार और पार्टी के नेता तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री तक मान चुके हैं। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना हम लोग को ईमानदारी के तरह, जैसे कार्यकर्ता जुझारू बन करके काम करे क्षेत्र में। महागठबंधन के छोटे छोटे दलों को भी तेजस्वी के नाम पर कोई ऐतराज नहीं है। बिहार में हमारी सरकार बनेगा, सीएम तेजस्वी होंगे, डिप्टी सीएम एक मल्ला का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम होंगे। बस कांग्रेस ही है कि बार बार पूछने पर भी तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार मानने से कतराती रही है। लेकिन अब लगता है कि सीटों का पेंच सुलझने के करीब पहुंचते ही उसकी ओर से भी जल्द ही तेजस्वी के नाम का ऐलान हो सकता है। महागठबंधन के दलों ने तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव के चेहरे के साथ सीएम चेहरे के तौर पर चुनाव में जाना है, तो क्या ये बात बन चुकी है? ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। वो प्रतिपक्ष के नेता है, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। बात तो सच है, लेकिन हकीकत ये भी है कि बाकी नेता तो छोड़िए, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान खुद राहुल गांधी भी तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री उम्मीदवारी से जुड़े सवाल को टरकाऊ गली की ओर घुमा कर ले गए थे। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक दिन पहले नीतीश सरकार के खिलाफ पॉलिटिकल चार्जशीट जारी करने के दौरान भी कांग्रेस के दिग्गजों ने तेजस्वी के नाम पर सीधी मुहर के बजाय इशारों का इस्तेमाल किया था। इंडिया गठबंधन की जीत जो है बिहार के सर्वांगीण विकास की गारंटी है। ये कॉन्फिडेंस इंडिया गठबंधन के अंदर है। राहुल गांधी के
नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में और पार्टी मिलकर जो गठबंधन बनाई है, सबके नेतृत्व में हम उम्मीद करते हैं कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जैसे नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के बिहार चुनाव जीतने पर नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, वैसे ही क्या अब ये तय हो गया है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन के जीतने की सूरत में तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? लगता है चुनाव पूर्व तेजस्वी की ये मुराद पूरी होने वाली है। तेजस्वी यादव महागठबंधन का सीएम फेस कब बनेंगे, कब इसका औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा, इस बारे में लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार अगर हाई वोल्टेज मुकाबला किसी सीट पर होना है तो वो तेजस्वी यादव की मौजूदा सीट राघोपुर ही है। खबर है कि तेजस्वी इस बार दो सीटों से चुनावी मैदान में जाएंगे, लेकिन राघोपुर का रण इसलिए बेहद भीषण हो सकता है क्योंकि जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर राघोपुर से उन्हें टक्कर देने के लिए उतर सकते हैं और कल प्रशांत किशोर राघोपुर जाने वाले हैं। क्या वैशाली की राघोपुर सीट तेजस्वी यादव बनाम प्रशांत किशोर की रणभूमि बनेगी? चूंकि रोहतास जिले की करगहर सीट से जन स्वराज ने भोजपुरी स्टार रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया है, ऐसे में अब चर्चा बहुत तेज है कि हो ना हो पीके राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ ही ताल ठोकेंगे। राघोपुर इसलिए जाएंगे कि बाकी सारी सीटों की चर्चा यहाँ पर हो रही है, उन क्षेत्रों में हो रही है। राघोपुर से लोगों ने मेरे नाम से आवेदन दे रखा है, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा और उन लोगों के साथ बैठूँगा। जो मेरा उनसे वादा भी था कि राघोपुर से कौन लड़ेगा, इसकी चर्चा राघव होने से पहले, मैं निश्चित तय करने से पहले निश्चित तौर पर मैं राघोपुर आऊँगा, लोगों के साथ बैठ के निर्णय लिया जाएगा। प्रशांत किशोर रविवार को राघोपुर जाने भी वाले हैं। इस बीच कयास तो इस बात के भी लगने शुरू हो गए हैं कि तेजस्वी यादव अब की बार 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें से एक है वैशाली जिले की राघोपुर सीट और दूसरी है मधुबनी जिले की फुलपरास सीट। फुलपरास से अभी जेडीयू की शीला मंडल विधायक है, वो नीतीश सरकार में मंत्री भी है। शीला मंडल जिस अति पिछड़ी धानुक जाति से आती है, उसी जाति से आने वाली मंगली लाल मंडल अभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मिथिलांचल में माहौल बनाने और अति पिछड़ी जातियों के वोट के लिए तेजस्वी फुलपरास को अपनी दूसरी चुनावी रणभूमि बनाएंगे। फुलपरास भारत रत्न और जननायक कर्पूरी ठाकुर की भी कर्मभूमि रही है। दिलचस्प ये है कि इन दिनों कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को और आरजेडी वाले तेजस्वी यादव को जननायक की उपाधि देते हैं, जिसे एनडीए उपाधि चोर का तमगा देता है। अभी कर्पूरी ठाकुर के बड़े बेटे रामनाथ ठाकुर जेडीयू से राज्यसभा सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जबकि उनके छोटे बेटे वीरेंद्र ठाकुर की बेटी जागृति ठाकुर को जन स्वराज ने समस्तीपुर की मोरबा सीट से टिकट दिया है। अगर तेजस्वी राघोपुर और फुलपरास दोनों सीटों से चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ एनडीए किसे उम्मीदवार बनाएगा, इस पर भी हर किसी की पैनी नजर है। इस बीच सवाल तो ये भी है कि अगर तेजस्वी फुलपरास से भी चुनावी अखाड़े में उतरे तो उनके खिलाफ जन स्वराज किसे उतारेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल तेजस्वी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने की चर्चा पर जेडीयू विपक्ष के नेता को पलायनवादी बता रही है। अरे जो अपने निर्वाचन क्षेत्र को बदल ले तो पलायनवादी माना जाएगा। असंसदीय बोर्ड है। अरे लालू शरणम गच्छामी कहिए और बिना उसके कोई मुस्कुराता नहीं है वहाँ। बिहार में सत्ता की प्रतियोगिता मोटे तौर पर एनडीए और महागठबंधन के बीच मानी जा रही है, लेकिन प्रशांत किशोर इसे त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में जुटे हैं। हालांकि बीजेपी उनके वजूद को पूरी तरह से खारिज कर रही है। आप प्रशांत किशोर जिसकी आप बात कर रहे थे, फफूंदी महाराज, उनका नाम दे दिया मैंने, फफूंदी महाराज। तो हर चुनाव में चुनावी फफूंदी देखिएगा, बरसात खत्म हो जाएगी पूरी तरह से, पानी पड़ना बंद हो जाएगा, ये फफूंदी गायब हो जाएगा। प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति के लाभार्थी एनडीए और महागठबंधन दोनों रहे हैं, लेकिन अब की बार जन स्वराज की पॉलिटिकल ब्रांडिंग के साथ पीके खुद सत्ता की दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वो बिहार में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल बन पाएंगे। और अब बात कैश फॉर वोट वाली सियासत की। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव
जो कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार बैटिंग कर रहे हैं, वैशाली में वो पैसे बांटते हुए पकड़े गए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनके ऊपर शिकंजा कस दिया। दरअसल हुआ ये कि जेडीयू के नेताओं ने उनकी शिकायत कर दी, जिसके बाद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 200-200 के नोट गिनते हुए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनकी ओर टकटकी लगाकर देखती हुई सैकड़ों लोगों की भीड़। पप्पू यादव बिहार के वैशाली में बाढ़ के हालात देखने गए थे। गनियारी गांव में उन्होंने लोगों का दर्द देखा। देखते देखते दिल इतना दुखा कि जेब से नोटों की गड्डी निकाली और शुरू हो गए। लेकिन 200-200 के नोट हाथों पर धरते वक्त पप्पू यादव भूल गए कि बिहार में 5 अक्टूबर से ही आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। आजकल नेकी में भी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी का चलन है। तस्वीरें वायरल होते होते जेडीयू तक पहुंच गई। उसे देखते ही आरोप लगाया कि ये मदद नहीं, ये तो रिश्वत है। पप्पू 200-200 में खुलेआम वोट खरीद रहे हैं, लिहाजा सख्त कार्रवाई हो। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से जिस प्रकार से नगद राशि का वितरण किया जा रहा है, इस पर रोक तो है ही। ऐसे नेताओं को अपने पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शिकायत करने की देर थी कि एक्शन भी हो गया। हाजीपुर में पप्पू यादव के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन पप्पू यादव ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव और चुनाव आयोग के चक्कर में क्या मदद भी ना करूं। ना 3 में ना 13 में ना चुनाव लड़ना है, ना कुछ करना है। 12 दिन से कोई खाना नहीं खाया, पूरा का पूरा 300-400 घर कट गया। तो हम गए और खाना नहीं खाया तो हमने मदद कर दी। अब मदद करने, अब चुनाव आयोग से, हम भगवान से डरबे नहीं करते हैं, चुनाव आयोग से कौन डरेगा भाई। पप्पू यादव कॉन्फिडेंट हैं कि कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो तो वैसे भी किसी पार्टी के लेने देने में नहीं है, निर्दलीय हैं। पप्पू के निश्चिंत होने की ये भी वजह हो सकती है क्योंकि चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें और एफआईआर तो खूब होती हैं, लेकिन कार्रवाई कम ही होती है, जो कि मिसाल बने। आपको याद होगा बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान यानी कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के दौरान घुसपैठियों का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया था। विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाया गया था कि घुसपैठियों की आड़ में मुस्लिम मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं। इन सब के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उनका ये कहना है कि घुसपैठियों के कारण ही मुस्लिम आबादी बढ़ी है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में क्या इसमें किसी तरह की कटौती की जाएगी, राजनीति और किस तरह से गरमाएगी। अमित शाह के इस बयान के मतलब और मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। देश में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण बढ़ रही है। ये बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह का है, जिन्होंने आज साफ साफ कहा कि कुछ राज्य इन घुसपैठियों को घुसने देते हैं क्योंकि इनमें उन्हें अपना वोट बैंक दिखाई देता है। गृह मंत्री के मुताबिक 1951 में हिंदू 84% थे और मुस्लिम 9.8% थे। 1971 में हिंदू 82% और मुस्लिम 11% हो गए। 1991 में हिंदू 81% रह गए, मुस्लिम 12.21% हो गए। 2011 में हिंदू और घटकर 79% हो गए, जबकि मुस्लिम बढ़कर 14.2% हो गए। और इस वक्त भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई, जिसकी वजह घुसपैठ है। और फिर दुनिया में जिसको भी यहाँ आना है उसको आने दे, तो ये देश एक प्रकार से धर्मशाला बनकर रह जाएगा। 2011 की जनगणना में आसाम के अंदर दशकीय वृद्धि दर मुस्लिम भाइयों का 29.6% हुआ, जो संभव ही नहीं है। अगर घुसपैठ नहीं हुई है तो ये संभव ही नहीं है। और पश्चिम बंगाल के कई सारे जिलों में ये वृद्धि दर 40% क्रॉस कर गया, और ये वृद्धि दर बॉर्डर के जिलों में 70% बिहार के बाद अगले साल पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हैं। चुनाव आयोग बंगाल में भी एसआईआर करने वाला है। गृह मंत्री ने साफ कहा कि सरकार घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें बाहर करने के लिए हर प्रक्रिया का पालन करेगी। और अब पड़ोसी मुल्क की बात करेंगे। कल हमने आपको जनहित में खबर दिखाई थी कि किस तरह से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी
ये भारत दौरे को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसी बीच आसिम मुनीर ने अब एक ऐसी गलती कर दी है जिसकी सजा उन्हें दो मोर्चों पर भुगतनी पड़ेगी। पहले तो यह है कि काबुल में पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है। दूसरी बड़ी गलती क्या है और आगे आने वाले वक्त में इसका क्या असर पड़ने वाला है, उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। धमाकों का ये वीडियो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की है, जिसको लेकर पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले में मारे गए अपने 16 फौजियों की मौत का बदला ले लिया, लेकिन सबूत के नाम पर ढीला तक नहीं दिखाया। दावा नंबर 1, एयर स्ट्राइक में तहरीके तालिबान के मुखिया नूर वली महसूद की मौत हो गई, सबूत कोई नहीं। दावा नंबर 2, एयर स्ट्राइक करके टीटीपी के 30 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया, सबूत कोई नहीं। पाकिस्तान के इन दोनों दावों का रियलिटी चेक भी देख लीजिए। पाकिस्तान कह रहा है कि उसने टीटीपी के ठिकानों पर अटैक किया, लेकिन इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि काबुल के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान ने बम बरसाए हैं। और पाकिस्तान जिस टीटीपी चीफ नूर वली महसूद को मारने का क्लेम कर रहा था, उसका ऑडियो खुद तालिबान ने जारी कर दिया। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की भी है या नहीं, ये भी क्लियर नहीं है। अभी तक कोई नुकसान का कोई खबर नहीं आया है और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे, क्या उधर कोई मादनियात में काम करने वालों ने कुछ चीज़ों को धमाका दिया या कोई बात है। काबुल एयर स्ट्राइक की टाइमिंग भी देखिए। जब मुत्ताकी अपनी पहली भारत यात्रा पर हैं, तब पाकिस्तान ने काबुल में अटैक की जरूरत दिखाई है। ये पाकिस्तान की बौखलाहट है जो भारत और अफगानिस्तान की नजदीकी देखकर फूट रही है। आज विदेश मंत्री जयशंकर और अफगानी विदेश मंत्री मुत्ताकी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है, जिसमें दोनों देशों के रिश्ते रीसेट हो गए हैं। भारत फिर से अफगानिस्तान में अपना दूतावास शुरू करेगा। अफगानिस्तान में भारत के बंद पड़ी विकास परियोजनाएं दोबारा शुरू होंगी। मुत्ताकी ने भी कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर जंग लड़ने का भी ऐलान किया है। इंडिया इज फुल्ली कमिटेड टू द सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. भारत से तो पाकिस्तान को पिटने की पुरानी आदत है, लेकिन अब काबुल पर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान ने अपनी पिटाई का एक और मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान वो देश है जो भारत से दुश्मनी भी करता है और भारत की नकल भी करता है। भारत की एयर स्ट्राइक को देखकर पाकिस्तान ने तय किया कि वो काबुल में एयर स्ट्राइक करके आसिम मुनीर पाकिस्तान में हीरो बन जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान में इतनी बड़ी गलती करके आसिम मुनीर ने अपने पैर पर कैसे मारी है कुल्हाड़ी, उसको बताती हुई अब अगली रिपोर्ट देखिए। काबुल पर इस एयर स्ट्राइक को पाकिस्तानी फौज आतंकवाद के खिलाफ जंग का नाम दे रही है, जिसका ऐलान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने किया था। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। कितने गजब के डबल स्टैंडर्ड है। ये वही पाकिस्तान है जो भारत पर हमला करने वाले आतंकवादियों को सिर आंखों पर बिठाता है, और जब पाकिस्तान के फौजियों का खून बहता है तो उसका दर्द असहनीय हो जाता है। ये दहशतगर्दों के लिए कोई भी सॉफ्टनेस जो है, किसी किस्म की राय जो है वो अब टॉलरेबल नहीं है, और ये पैगाम हम अफगानिस्तान को भी दे रहे हैं।
पाकिस्तान दावा कर रहा है कि काबुल पर एयर स्ट्राइक करके उसने टीटीपी के 30 आतंकवादियों को मार दिया और अपने 16 फौजियों की मौत का बदला ले लिया। लेकिन अब बारी अफगानिस्तान सरकार के बदले की है, क्योंकि अफगानिस्तान सरकार पहले ही कह चुकी थी कि पाकिस्तान ने अगर अफगानिस्तान पर हमले की जरूरत की तो तालिबान इसे उकसावे की कार्रवाई मानेगा। अफगानिस्तान की सीमा की रक्षा करना तालिबान के लिए रेड लाइन है और किसी भी हरकत के पाकिस्तान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ऊपर से पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक ऐसे वक्त पर किया है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि अब इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान से बदला लेंगे। बड़ा क्रिटिकल टाइम है नाज़रीन, वहाँ पे अगर इंगेज करते हैं मजीद, इंडिया से इंडिया का ख़तरा है। अल्लाह खैर करे, सब पाकिस्तानी जो है अपने मुल्क के लिए दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये वही पाकिस्तान है जो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का जश्न मना रहा था, क्योंकि पाकिस्तान मानकर चल रहा था कि तालिबान उसके इशारों पर काम करेगा। लेकिन तालिबान सरकार बनते ही पाकिस्तान के सारे ख्वाब टूट गए और अब पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना भारत से भी बड़ा दुश्मन मान चुका है। अफगानिस्तान की तरफ से मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी आ रही थी, तभी हमें समझ लेना चाहिए था कि हमारी हालत जो है वो खराब से खराबतर होती चली जा रही है, लेकिन हमने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो टर्म्स हैं वो तकरीबन उतने ही खराब हैं, या शायद उससे भी, जो भारत के साथ खराब है उससे भी ज्यादा खराब। ABP न्यूज आपको रखे आगे।